काला जादू, तहरीर M.A. राहत। एपिसोड 4। अलबत्ता रात को 9 बजे मुझे लॉकअप से निकालकर एक और कमरे में लाया गया था। इंस्पेक्टर साहब का मूड बहुत खुशगवार था। हंसते हुए बोले, ओहे, असल बात उगल दे शहजादे, वरना ये ड्राइंग रूम देखा है ना, बड़े बड़ों की जुबान खुल जाती है यहाँ पर। ओ यार बशीर, तो 4 निशान बना दे इसके मुंह पर, वो नई मुल्ला भी सरकारी अफसर है। असल बात क्या थी शहजादे? मैंने आपसे एक लफ्ज भी झूठ नहीं कहा था जनाब। अदालत में भी यही बयान देगा, जो सच है हर जगह बताऊंगा। ओ जीता रे शेर। मगर सुन, कल जब नई मुल्ला आए या उसके घर का कोई बंदा, तूने यही जाहिर करना है जैसे तेरी ठीक ठाक फैंटी लगी है। उठते बैठते 2-4 आवाजें निकाल लेना। चलो भाई, इसका बयान लिखवाओ। मुहर्रिर ने मेरा बयान लिख लिया, मगर इंस्पेक्टर साहब की ये मेहरबानी मेरी समझ में नहीं आई थी। अलबत्ता दूसरे दिन हकीकत वाज़ेह हो गई। ड्राइंग रूम का अजाब रोकने के लिए मामू साहब ने 10,000 रुपए खर्च किए थे। उस दिन सईदुल्लाह के दूसरे साहबजादे फहीमुल्लाह साहब आए थे और मुझे उनके सामने बुलाया गया था। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, जोड़ जोड़ तोड़ दिया हमने इसका, अगर इसका कहना है कि इसने होश के आलम में ये सब नहीं किया। मारपीट से कोई फायदा नहीं इंस्पेक्टर साहब, कानून इसे भरपूर सजा देगा, आप इसे आइंदा ना मारें। इसके बाद अदालत से मेरा मजीद चंद रोज का रिमांड लिया गया। कत्ल, और वो भी ऐसे वहशियाना अंदाज में, ऐसे मुल्जिम की जमानत का सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता थाने के चंद रोज क़याम में इंस्पेक्टर साहब ने मामू की खूब खाल उतारी। इसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया। इस दौरान मेरी जहनी कैफियत मुकम्मल तौर पर नॉर्मल रही थी। मैंने अपने हाल और मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा था। ये अच्छी तरह जानता था कि मैंने अपने हाथों से अपना घर तबाह कर दिया है। मेरा गुनाह मुझ तक ही रहता तो मैं खुशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, मगर मेरी वजह से मेरा पूरा घराना लपेट में आ गया था और अब वो लोग मुझे बचाने की कोशिश में रुपया पानी की तरह बहाएंगे और नतीजा जो होगा वो सामने था। दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन उस साधु के बारे में मैंने जुबान बंद रखी थी। मुझे खौफ था कि अगर मैंने किसी को उसके बारे में बता दिया तो वो भी उस गंदी रूह का शिकार हो जाएगा। मेरा मुस्तकबिल किसी हद तक मेरे सामने आ चुका था। जिंदगी का खात्मा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जेल की कोठरी की पहली रात बड़ी अजियतनाक थी। रात के 9 बजे एक और कैदी को उस कोठरी में भेज दिया गया जहां मैं था। ये एक अधेड़ उम्र आदमी था जो सूरत ही से ओंडा नजर आता था। उसने बस एक निगाह मुझे देखा था और फिर खामोशी से अपना कंबल लेकर एक गोशे में जा पड़ा था। थोड़ी ही देर के बाद उसके खर्राटे उभरने लगे थे। वक्त गुजरता गया, लॉकअप में भी नींद आने लगी थी। फिर वहां के लोगों का रवैया भी बुरा नहीं था, लेकिन यहाँ नींद उड़ गई थी। रात ना जाने कितनी बीत गई। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा था। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद पहरा देने वाले संतरियों के भारी जूतों की आवाज़ें सुनाई दी जाती थी। साथ ही कैदी के खर्राटे मेरे दिमाग को मजरूह कर रहे थे। जब ये खर्राटे मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो मैं अपनी जगह से उठ के उसके पास पहुंच गया। मैंने उसकी शानी को हिलाते हुए कहा, भाई ये खर्राटे बंद करो, मुझे नींद नहीं आ रही है। खर्राटे यकदम रुक गए और इसके साथ ही कैदी ने चेहरे से कंबल हटा दिया। वो अपनी चमकदार सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था और उसके होंठों पर मकरू शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। ओह, वो वही नापाक साधु था। पीले मतकौक बल्ब की रोशनी में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसने कंबल हटाया और उठकर बैठ गया। हालांकि पहले मैंने इस कैदी को देखा था, लेकिन वो ये ना था। मैं घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। वो हंसने लगा, फिर उसकी मकरू आवाज उभरी, कहो मियाँ जी, तुहार दिमाग ठिकाने आया या नहीं? तुम जलील कुत्ते शैतान, यहाँ भी आ मरे। मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा। वो हंसता रहा और बोला, हम कहाँ नहीं जा सकते मियाँ जी, पर लगे हैं हमरे, लेकिन तुहार दुम अभी टेढ़ी की टेढ़ी ही है। एक जरा सा काम कहा था तुमसे, हमारा काम कर दो,
सब ठीक हो जाएगा। अब भी कुछ ना बिगड़ा मियाँ जी, हमारी बात मान लो, हमें फागन द्वार पहुंचा दो, सब ठीक हो जाएगा। तू गलीज नापाक कुत्ते, उस पाक मजार पर जाकर क्या करेगा? ये तो हार समझ में ना आवेगा मियाँ जी, तुम बस हमारा काम कर दो और फिर मजे करो। ऐसे ऐश करोगे कि जीवन भर दुआएं दोगे हमें। खुदा की कसम, अपने माँ बाप की कसम, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे नापाक वजूद को उस पाक जगह कभी नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरा अहद है। तो फिर हम भी तुम्हें बता दें मियाँ जी, ऐसा हाल कर देंगे तुम्हारा कि मौत भी तुमसे घबरावेगी। जो कहें वो करके दिखाएंगे। गलीज नापाक कुत्ते, मैं तुझे फना कर दूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अचानक आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके मुंह से दिलदोज चीखें निकलने लगी। मुझ पर उस वक्त जुनून सवार था। मुझे बाहर संतरियों की चीखों पुकार नहीं सुनाई दी। वो अंदर घुस आए थे और उस साधु को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसमें नाकाम थे। फिर शायद मेरे सर पर ज़रबें लगाई गई थी और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा था। न जाने कब होश आया था। सर दर्द से फटा जा रहा था। आंखों के सामने बार बार तारीकी छा जाती थी, बुरी तरह चक्कर आ रहे थे और जी भी मालिश कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब हवास किसी कदर काबू में आए तो महसूस किया कि किसी बिस्तर पर मौजूद हूँ और पैरों में फौलादी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, और इसके साथ ही गुजरते लम्हात भी याद आने लगे। न जाने उसके बाद क्या हुआ था। बाद में तमाम सूरत हाल इल्म में आ गई और उसे मालूम करके क्या बताऊं कि क्या अंदरूनी कैफियत हुई। वो कैदी मेरे हाथों हलाक हो गया था। उसका मुकदमा ज़ेरे समात था और यूं मुझ पर एक और कत्ल का मुकदमा कायम हो गया था। जेल के हुक्काम सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए थे और बड़ी लैदे हो रही थी। संतरी ने मेरे सर पर जोरदार ज़रबे लगाकर कैदी को मुझसे छुड़ाया था, मगर उस वक्त तक उसका दम निकल चुका था। मेरा सर बुरी तरह फटा हुआ था और जेल के अस्पताल में ही मेरा इलाज हो रहा था। हर आंख में मेरे लिए नफरत थी। कई दिन तक मैं जेल और पुलिस के हुक्काम में घिरा रहा। डॉक्टर्स तक मुझे नफरत की निगाह से देखते थे और किसी के दिल में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। फिर मेरा बयान लिया गया। एक पुलिस अफसर ने पूछा, गुलाम खान को तुम कब से जानते थे? कौन गुलाम खान? जिसे तुमने कत्ल कर दिया। मैं किसी गुलाम खान को नहीं जानता। मैं नहीं जानता। इससे पहले कितने कत्ल किए हैं? बेकार बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैंने झल्लाए हुए लहजे में कहा। सर की दुखन मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और फिर यहाँ मौजूद तमाम लोगों के नाखुशगवार रवैये ने मुझे बेहद बददिल कर रखा था। यहाँ एक नज़र भी ऐसी नहीं थी जिसमें मेरे लिए हमदर्दी के आसार होते। इस कैफियत ने जो बेजारी दिलो दिमाग पर तारी कर रखी थी, उसके तहत इसके अलावा मैं और क्या जवाबात दे सकता था। पुलिस अफसर ने गुर्राए हुए लहजे में एक मर्तबा फिर से पूछा, होशो हवास तो इस तरह दुरुस्त होंगे तुम्हारे कि मरने के बाद भी याद रखोगे। तुमने 2 कत्ल किए हैं, 2 बेगुनाहों को कत्ल किया है तुमने। तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने तल्ख निगाहों से पुलिस ऑफिसर को देखा और कहा, मेरा जो अंजाम हो रहा है पुलिस ऑफिसर, शायद बहुत अच्छा है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा, उसने कहा और मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया। पुलिस ऑफिसर मुझसे तरह तरह के सवालात पूछता रहा और मैंने उसे उल्टे सीधे ही जवाबात दिए। वो दांत पीसता रहा और उसके बाद कमरे से उठकर बाहर चला गया। अस्पताल में तकरीबन मुझे 1 हफ्ते रहना पड़ा था। बीड़ियों और हथकड़ियों ने अलग नाक में दम कर दिया था। पुलिस के जवान हर वक्त मेरे कमरे के सामने रहा करते थे। मुझे खतरनाक और जुनूनी कातिल करार दिया गया था। यहाँ कोई मेरा दर्द नहीं जानता था, कोई मेरे दिल की पुकार नहीं सुन सकता था। मेरा दिल चीख चीख कर कहता था कि मैं ऐसा नहीं हूं। ये सब कुछ जो हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन अब तो जानबूझकर भी किसी को कुछ बताने को जी नहीं चाहता था। बस अजीब सी कैफियत थी, बहुत ही अजीब। इस बार जिस कोठरी में पहुंचाया गया था उसमें सिवाय मेरे और कोई भी नहीं था। कोठरी की खुरदरी जमीन पर लेटते हुए मैंने ठंडी सांस ली और सोचने लगा कि अब क्या होगा। जो कुछ भी हुआ था और उस कैदी को हलाक करने की जो भी वजह थी, वो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई थी। बताता भी तो कौन यकीन करता। ये कहानी तो सिर्फ एक शख्स ने सुनी थी और वो किसी और को सुनाने के लिए जिंदा नहीं रह गया था। बेचारे हकीम सईदुल्लाह, उनका तस्वुर जहन में आते ही दिल बुरी तरह दुखने लगता था। एक नेक आदमी का ये अंजाम जो मेरे हाथों हुआ था, भाई से खुशी तो नहीं हो सकता था।
अनहोश साधु, कहां से तू मेरी जिंदगी में शामिल हो गया? क्या कसूर है मेरा? क्या किया है मैंने? बस यही तमाम एहसासात दिल में रहते थे और दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। फिर तकरीबन इस वाकये के 14 दिन बाद मामूर रियाज मेरे पास आए। पुलिस के जवान मुझे हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हुए जब मुलाकात की जगह पहुंचे तो मैंने दूर ही से मामूर रियाज को देख लिया। उन्हें देखकर मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। कोई भी कुछ भी नहीं जानता था मेरे बारे में। मामूर रियाज बेचारे पहले ही बेहद परेशान हाल नजर आ रहे थे। अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहे थे और फिर फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें देखकर मेरी भी आंखों से आंसू रवा हो गए थे। मामूर रियाज की मोहब्बतों को मैं जानता था। एक तरह से वो मेरी माँ की तरह ही मुझे चाहते थे। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। मुझे देखते ही वो भर्राए हुए लहजे में बोले, तुझे क्या हो गया है मसूद? क्या कर डाला तूने ये सब कुछ मेरे बच्चे? क्या कर डाला तूने? कोई वजह भी तो हो इन सारी बातों की। किसकी नहूसत नाजिल हो गई है हमारे घर पर? अब्बा और अम्मी का क्या हाल है मामू साहब? सब जिंदगी का बोझ घसीट रहे हैं। सारा किया धरा चौपट हो गया है। भाई साहब भी बिस्तर से लग गए हैं। बाजी का ज़हनी तवाजुन खराब होता जा रहा है। वो यहां तक आने के भी काबिल नहीं है। मैं तुझे ये बातें ना बताता मगर क्या करूं, मजबूरी है, बताना जरूरी है। एक बात कहूं मामू साहब, आप यकीन कर लेंगे? कहो मसूद, कहो मेरे बेटे। मामू साहब ने दर्द भरे अंदाज में कहा, इन तमाम बातों में मेरा कोई कसूर नहीं है मामू। मैं बेगुनाह हूं। जो मुझ पर तारी हो जाता है वही ये सब कुछ मुझसे करा रहा था। मैं इतना बुरा नहीं था। ये सब कुछ मेरे गुनाहों की सजा जरूर है, लेकिन हकीकत ये है मामू के उन दोनों अफराद को मैंने होशो हवास के आलम में कत्ल नहीं किया। ये बात हम हर एक से कहते फिरते हैं मगर कोई नहीं मानता। और इस दूसरे कत्ल के बाद तो वकील जमीरुद्दीन साहब भी बददिल हो गए हैं। वो तो ये केस ही लड़ने के लिए तैयार नहीं। बस कुछ सिफारिशें हैं और कुछ ताल्लुकात जिनकी वजह से वो हमारा साथ दे रहे हैं। वो आएंगे तुम्हारे पास, तुमसे बात करेंगे। देखो आगे खुदा को क्या मंजूर। मामू साहब के अल्फाज से मायूसी टपक रही थी। मैं भी खामोश था। मैंने कहा, मामू आप मेरी जगह घर का निजाम संभालिए। मैं तो समझता हूं कि अब मुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा। घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पर आ पड़ी हैं मामू, लेकिन एक बात दिल में लेकर जाइए। अम्मी और अब्बा से भी यही कह दीजिएगा कि मैं बेगुनाह हूं। वो सब कुछ मैंने आलम होश में नहीं किया। मैं आप सबकी कसम खाकर कहता हूं। मामू रियाज ये सुनकर बुरी तरह रो पड़े थे। बस इतना ही मौका मिल सका था हम लोगों को बात करने का। वैसे भी मैं एक नापसंदीदा मुजरिम था और मेरी वजह से जेल हुक्काम को सख्त अजाब में गिरफ्तार होना पड़ा था। इसीलिए वो मेरे साथ जरूरत से ज्यादा सख्तियां कर रहे थे। संतरियों ने मामू साहब को शानों से पकड़कर बाहर धकेलते हुए कहा, चलो भाई वक्त खत्म हो गया, घर ना बनाओ इसे अपना। वो लोग मामू साहब को धकेलते हुए बाहर ले गए और मैं जाली के पीछे खड़ा बेबसी की निगाहों से अपने प्यारे मामू की ये बेइज्जती देखता रहा। जी चाह रहा था कि सर टकरा टकरा कर मर जाऊं, मगर शायद ये भी मेरे बस में नहीं था। सर के जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे। अगर कोई और मुजरिम होता तो शायद अभी अस्पताल में ही रखा जाता, लेकिन डॉक्टर्स भी मुझसे खौफजदा थे। यहाँ तक कि अब तो जेल के संतरी तक मेरी सलाखों के पास से गुजरते हुए घबराते थे और दूर ही दूर से मुझे देखते थे या रुककर ऐसी निगाहों से मुझे तकते थे जैसे मैं अभी सलाखें तोड़कर उन पर हमलावर हो जाऊंगा। किसी इंसान की बेकदरी उसके लिए किस कदर दिलदोज होती है, इसका अंदाज़ा कोई साहिब दिल ही लगा सकता है। बेबसी के दिन, बेकसी की रातें, जेल की तारीक कोठरी, तन्हाई और नफरत भरी निगाहें, ये सारी चीज़ें अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थीं और मैं अपने गुनाह को कम नहीं समझता था, क्योंकि मैंने लालच में आकर ज़िंदगी को उसूल के धारे से हटा लिया था और बेउसूली अपना ली थी। जादू सीखकर ये सिफले इल्म का सहारा लेकर मैं अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहता था। ये गुनाह मेरा था और इसकी सज़ा बेहद तवील थी, बेहद तवील। कई बार रो रो कर खुदा से दुआ मांगी थी, तौबा भी की थी, लेकिन शायद मैं अपने जुर्म को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। मुझे अपने गुनाह का पूरी तरह एहसास नहीं था। मेरे लिए अभी बहुत तवील सज़ा थी और फिर मेरी ज़िंदगी की कहानी दूसरे रुख पर जारी हो गई। मामू रियाज बेपनाह पैसा खर्च कर रहे थे और इसी दौरान अदालत में मेरा चालान पेश कर दिया गया।
मुझ पर दोहरे कत्ल का जुर्म था, हकीम सईदुल्लाह का कत्ल और उसके बाद एक कैदी गुलाम खान का कत्ल। अलबत्ता मेरे वकील ज़मीरुद्दीन साहब ने अपनी मर्जी के खिलाफ मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। उन्होंने गालिबन कुछ ऐसे दलाइल पेश किए थे कि जिनकी बिना पर मुझे पागल और खपती करार दे दिया जाए, लेकिन सरकारी वकील उन्हीं लोगों में से था जो मुझे नफरत की निगाहों से देखते थे। उसने जज साहब से मेरे दिमागी मुआयने का मुतालबा किया और जज साहब ने हुक्म दिया कि आला किस्म के दिमागी अस्पताल से मेरा मुआयना कराया जाए और रिपोर्ट आइंदा पेशी पर उनके सामने पेश की जाए। ये सब कुछ भी हुआ। मेरा दिमागी मुआयना कराया गया। पुलिस के जवानों की निगरानी में मुझे अस्पताल ले जाया गया। तकरीबन 5 दिन सर्फ हुए। मेरा दिमागी मुआयना किया गया। तरह तरह के एक्सरे, मुख्तलिफ तरीक़ों से दिमागी तजज़िये। आजिज़ आ चुका था मैं इन तमाम बातों से, लेकिन क्या करता, जी रहा था। फिर पेशी हुई और मेरे दिमागी मुआयने की रिपोर्ट पेश कर दी गई और डॉक्टरों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला जज साहब के सामने पेश कर दिया गया, जो ये था कि मैं दिमागी तौर पर एक तंदुरुस्त आदमी हूँ और मेरे दिमाग में कोई ख़राबी नहीं है। उसके बाद 5 समातें और हुईं और फिर मुझे इस दुनिया से रुखसती का परवाना दे दिया गया। सज़ाए मौत सुनाई गई थी मुझे सज़ा होते वक्त मामू रियाज के साथ वालिद साहब भी थे। वो फैसला सुनकर वहीं अदालत में गिर पड़े और बेहोश हो गए और मामू रियाज उन्हें संभालने लगे। मेरे लिए मौत के दिन का तयन भी कर दिया गया था और अब की बार मुझे जेल की जिस कोठरी में पहुंचाया गया वो बहुत ही ज़्यादा तंगो तारीख थी। वहाँ सिर्फ वहशतों का राज था। मुझे अपनी मौत का वक्त मालूम हो चुका था और ये बड़ी अजीब बात थी। लोग कहते हैं ना कि मौत का कोई वक्त नहीं होता और जिंदगी कब ख़त्म हो जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन कैसी अनोखी बात है कि मैं जानता था कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त मुझे इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। उन दिनों सोचें बहुत ज़्यादा जामी नहीं थी, बस उड़ते उड़ते ख्यालात थे और माजी की कहानियाँ। ये गालिबन तीसरे दिन की बात है। मेरा भाई, बहन और मामू रियाज मुझसे मुलाकात के लिए आ गए। सबके सब ज़ारो कतार रो रहे थे। मैंने उन्हें रोते देखकर गुस्से में कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। आप में से कोई मेरा अपना नहीं है। क्यों यहाँ आए हैं आप लोग? चले जाइए, चले जाइए। भाईजान, मेरी बहन बिलक बिलक कर रो पड़ी और मैं उसे खूनी निगाहों से देखकर बोला, मैं किसी का भाईजान नहीं हूँ। मेरा अब इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। जाओ, अगर मुझसे अपना कोई रिश्ता समझते हो तो बस मेरा एक काम कर देना, और वो ये कि अम्मा अब्बा का ख्याल रखना। मैंने ये कहकर उन लोगों से मुंह मोड़ लिया और वो सब रोते बिलकते वापस चले गए। मैं तो अब उन लोगों में से था जिनसे दुनिया छीन ली जाती है और अब मुझे सारी बातें बेकार सी लगती थी। फांसी से एक रात पहले मैं जमीन पर लेट गया, गौर करता रहा। संतरी बार बार मुझे इबादत की तलकीन करते रहे। आज पहली बार मैंने उनकी निगाहों में अपने लिए हमदर्दी के आसार देखे थे। एक संतरी ने मुझसे आकर कहा, बाबू इबादत करो, अल्लाह के हुजूर जा रहे हो, जो कुछ भी करके जा रहे हो वो अच्छा नहीं था, लेकिन तौबा कबूल हो जाती है। मैंने उसे करख्त निगाहों से देखा और दूसरी तरफ रुख कर लिया। सुबह करीब आ रही थी और इसके साथ ही आसाब में खिंचाव सा पैदा होता जा रहा था। जहन में तनाव पैदा हो गया था। अचानक उस कोठरी का दरवाजा खुला। 2 संतरी आए और मुझे कोठरी से निकाल लिया। मेरे दोनों हाथ पुश्त पर बांधे और मुझे शानों से पकड़कर ले चले। एक एक कदम मनोवजनी महसूस हो रहा था। फिर दफतन किसी ने मेरी गर्दन पर गुदगुदी की और मैं चौंक पड़ा। संतरी मुझसे दूर थे। फिर ये कौन है? अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी, जैसे सर पर कोई चीज़ चल रही है, लेकिन बंधे हुए हाथों की वजह से मैं उसे टटोल न सका। तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ उभरी, मैं हूँ मियाँ जी, पहचाना? और मैंने उसे पहचान लिया। भला उसे कैसे ना पहचानता? वही मनहूस आवाज़। मेरे साथ चलने वाले संतरी अगर गौर करते तो मेरे सर पर बैठी मकड़ी को देख सकते थे। नहीं मियाँ जी, ये ससुरे हमें ना देख सकते। अब क्या है? मैंने पूछा। मजा आ रहा है ना मियाँ जी? उसकी तंजिया आवाज उभरी और फिर एक हल्का सा टिमटिमाता हुआ कहकहा।
मैं भला इस बात का उसे क्या जवाब देता। फांसी हो जाएगी अब तुम्हें, ठुर मर जाओगे। देखा हमने कहा था ना तुमसे। मैं खामोशी से कदम बढ़ाता चला गया। जिंदगी बढ़िया है या मौत मियाँ जी? बोलो, जीना चाहो हो या मरना? मेरे जहन में छनाका सा हुआ। मैं बोले बगैर रह न सका। क्या अब भी जिंदा रहने का कोई इम्कान है? क्यों ना है, हम हैं ना। अब तू क्या कर लेगा? अब मेरी मौत है ही कितनी दूर, मैंने कहा, और वो फिर अपनी मकरू आवाज में हंसते हुए कहने लगा। तुम बात तो करो मियाँ जी, हम का कर लेंगे ये तो बाद में ही मालूम होगा। सहर, जादू और पुरस्कार कुव्वतों की इन दास्तानों का अगला हौलनाक मोड़ क्या होगा? काला जादू का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।